जय हिंद बच्चों। आज हम सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के अध्याय 17 के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे? आइए पहले उन महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करते हैं। इस अध्याय में हम सबसे पहले जानेंगे मुद्रा के बारे में। मुद्रा आखिर क्या है और इसका विकास कहाँ से हुआ। इसके साथ ही हम जानेंगे मुद्रा के कार्यों के बारे में, इसकी वित्तीय प्रणाली एवं प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं। इसके साथ ही पाठ के अंत में हम बात करेंगे बैंकों के प्रकार की। चलिए शुरू करते हैं। मुद्रा। बच्चों, मुद्रा का आशय उस वस्तु से है जो किसी अन्य वस्तु या सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती है। मुद्रा शब्द अंग्रेजी के मनी का हिंदी रूपांतरण है और मनी शब्द लैटिन भाषा के मोनेटा शब्द से बना है। बच्चों, हमें आज जो मुद्रा का स्वरूप देखने को मिलता है उसके विकास का एक लंबा इतिहास है। प्राचीन युग का मनुष्य भी हमारी तरह ही अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं नहीं कर सकता था। इस कारण उसने अपने द्वारा उत्पादित वस्तु को दूसरे व्यक्तियों द्वारा उत्पादित वस्तुओं से बदलना प्रारंभ किया। और बच्चों, इस तरह एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु के आदान प्रदान की यह जो प्रक्रिया शुरू हुई उसे ही वस्तु विनिमय के नाम से जाना जाता है। पर धीरे धीरे समय के साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली की इस प्रक्रिया में अनेक कठिनाइयाँ सामने आने लगीं। इस प्रणाली में सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो एक व्यक्ति द्वारा उत्पादित वस्तु को स्वीकार करे और बदले में उसकी आवश्यकता की वस्तु को उपलब्ध कराए। फलतः ऐसी वस्तुओं की खोज की गई जो सभी व्यक्तियों को स्वीकार हो। इसके लिए प्रारंभ में गाय, बकरी, सीप, मछली के कांटों, जानवरों की खाल और हाथी दांत जैसी अन्य कई वस्तुओं को मुद्रा की एक इकाई के रूप में अपनाया गया। किंतु धीरे धीरे इस व्यवस्था में भी अनेक कठिनाइयाँ सामने आने लगीं, जैसे प्रमाणीकरण का अभाव, संचय की कठिनाइयाँ आदि। तब फलस्वरूप इन सभी कठिनाइयों के धातुओं के उपयोग की प्रेरणा मिली और धातु का उपयोग सिक्कों के रूप में होने लगा। तब सोना, चांदी, तांबा जैसी अन्य कई धातुओं का उपयोग व्यापक रूप से सिक्कों के रूप में किया गया। पर समय के साथ साथ धातु मुद्रा में भी कठिनाइयाँ सामने आने लगीं, जिसके फलस्वरूप बैंकिंग व्यवस्था के साथ साथ पत्र मुद्रा का भी विकास हुआ। बच्चों, पत्र मुद्रा का विस्तार अनेक रूप में हुआ, जैसे लिखित प्रमाण पत्र, प्रतिनिधि कागजी मुद्रा, परिवर्तनीय कागजी मुद्रा अर्थात जिसे सोने या अन्य धातुओं में परिवर्तित किया जा सके, एवं अपरिवर्तनीय कागजी मुद्रा अर्थात जिसे सोने या अन्य धातुओं में परिवर्तित ना किया जा सके आदि। बच्चों, बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय बैंक एवं व्यापारिक बैंक के विस्तार के साथ साथ चेक, हुंडी, ड्राफ्ट के रूप साख मुद्राओं का भी विकास हुआ। इसके साथ ही वर्तमान में क्रेडिट कार्ड एवं एटीएम कार्ड के रूप में प्लास्टिक मुद्रा भी चलन में है, जिससे आप सभी भली भांति परिचित भी हैं। बच्चों, अब हम मुद्रा के कार्य एवं प्रचलित परिभाषा के बारे में जानेंगे। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे सब वस्तुएं सम्मिलित हैं जो किसी समय अथवा स्थान पर बिना किसी संदेह अथवा जांच के वस्तुओं एवं सेवाओं को क्रय करने तथा दान करने के रूप में स्वीकार की जाती हैं। बच्चों, अब हम बात करते हैं मुद्रा के विभिन्न कार्यों के बारे में। पहला है विनिमय का माध्यम, जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय और विक्रय मुद्रा के माध्यम से होता है। दूसरा है मूल्य का मापन, जिसके अंतर्गत वर्तमान परिवेश के अनुसार प्रत्येक वस्तु एवं सेवा का मूल्य मुद्रा में ही मापा जाता है। तीसरा है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। इसके अंतर्गत मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर सरलता से भेजा जा सकता है, जैसे कि बैंक ड्राफ्ट, चेक, मनी ऑर्डर आदि इसके उदाहरण हैं। चौथा है क्रय शक्ति का संचय।
बच्चों, जैसा कि सभी मनुष्य अपने स्वभाव से भावी विपत्तियों से निपटने के लिए बचत करते हैं और आज मुद्रा के माध्यम से इस बचत को भविष्य के लिए संचित करना सरल हो गया है। संक्षिप्त रूप में हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में मुद्रा अनेक महत्वपूर्ण कार्य करती है। बच्चों, इस अध्याय का अगला बिंदु है वित्तीय प्रणाली एवं संस्थाएं। दैनिक जीवन में हर व्यक्ति को अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए रुपए एवं पैसों की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार उद्योग धंधों एवं कृषि से संबंधित कार्यों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती है और इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु व्यक्ति, व्यापारी, उद्योगपति एवं कृषक लगभग सभी को धन उधार लेना पड़ता है और इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं की आवश्यकता होती है। ये वित्तीय संस्थाएं हमारी अतिरिक्त आय या बचत को जमा के रूप में अपने पास रखती हैं और जिन व्यक्तियों को धन की आवश्यकता होती है उन्हें ऋण के रूप में उधार देती हैं। बच्चों, सार्वजनिक क्षेत्र की जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं उनका स्वामित्व सरकार के हाथ में होता है और इन संस्थाओं का संचालन जनसाधारण के हितों को ध्यान में रखकर किया जाता है। भारत में सन 1969 में 14 प्रमुख व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके इन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया। इसके विपरीत निजी क्षेत्रों की वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत उन संस्थाओं को रखा जाता है जिनका स्वामित्व या तो निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है या फिर निजी संस्थाओं के हाथ में, जैसे जमींदार, चिट फंड आदि। बच्चों, वर्तमान में अनेक व्यापारिक बैंक एवं बीमा कंपनियां भी निजी क्षेत्र के अंतर्गत कार्य कर रही हैं। भारत में कार्यरत जो वित्तीय संस्थाएं हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो या निजी, दोनों की ही कुछ प्रमुख वित्तीय संस्थाएं इस प्रकार हैं। आइए जानते हैं। पहली संस्था है बैंक। आधुनिक युग में वित्तीय संस्थाओं के अंतर्गत बैंकों का विशेष महत्व है। सामान्यतः बैंकों को लोगों का धन जमा करने और उसे ज़रूरतमंदों को ऋण के रूप में देने का कार्य करने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है। बच्चों, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक व बैंक ऑफ इंडिया जैसी अनेक बैंक कार्यरत हैं। साथ ही सन 1991 के बाद निजी क्षेत्र में भी अनेक बैंक स्थापित किए गए। उदाहरण के तौर पर ICICI बैंक, HDFC बैंक, UTI बैंक, इंडस बैंक आदि सभी निजी क्षेत्र की बैंक हैं। वर्तमान में निजी क्षेत्र में बैंकों का कार्यक्षेत्र काफ़ी बढ़ गया है। दूसरी प्रमुख वित्तीय संस्था है हमारी बीमा कंपनियां। बच्चों, वैसे तो बीमा किसी भी मनुष्य के जीवन में जोखिमों के दुष्परिणामों से सुरक्षा प्रदान करने की एक व्यवस्था है, परंतु आज मानव जीवन के साथ साथ वस्तुओं, सेवाओं एवं व्यापारिक क्रियाओं का भी बीमा होता है। तीसरी प्रमुख वित्तीय संस्था है साहूकार। साहूकार या महाजन वह व्यक्ति हैं जो अपने ग्राहकों को समय समय पर ऋण उपलब्ध कराता है। ये साहूकार दो प्रकार के होते हैं। पहले होते हैं कृषक साहूकार या जमींदार तथा दूसरे होते हैं व्यावसायिक साहूकार। कृषक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जो मुख्य रूप से कृषि करते हैं, जबकि व्यावसायिक साहूकार वे व्यक्ति कहलाते हैं जिनका मुख्य व्यवसाय धन उधार देना ही होता है। बच्चों, साहूकारों का कृषि वित्तीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान है। यही नहीं, वर्तमान में साहूकार कृषि वित्त की लगभग 25% आवश्यकताओं की पूर्ति भी करते हैं। यूँ तो साहूकार काफ़ी लोकप्रिय होते हैं, पर बच्चों सभी ने कभी कभी इनका नाम बदनाम होते हुए भी सुना होगा। इसका प्रमुख कारण है इनकी दोषपूर्ण कार्यप्रणाली, जिसमें ऊंची ब्याज दर, अग्रिम ब्याज, हिसाब में गड़बड़ी व बेगार कराना आदि शामिल हैं। बावजूद इसके ग्रामीण क्षेत्रों में इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इसी श्रेणी में एक और वित्तीय संस्था है जमींदार। इस प्रथा का प्रारंभ 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में किया था। उस समय जमींदार बड़े भूस्वामी होते थे।
और उनका काम किसानों से लगान वसूल करना होता था। ये ज़मींदार किसानों से लगान वसूल करके सरकार को देते थे। ज़मींदारों द्वारा दिए गए ऋणों की शर्तें भी कठोर होती थीं। इस कारण ये लोग ऋण वसूली में निर्दयता का व्यवहार करते थे, जिससे किसानों का काफ़ी शोषण होता था। फलस्वरूप सभी राज्यों ने कानून बनाकर जमींदारी प्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया। बच्चों, वित्तीय संस्थाओं में स्व सहायता समूह का भी एक विशेष स्थान है। स्व सहायता समूह गरीब व्यक्तियों का एक स्वैच्छिक संगठन है। यह समूह अपने सदस्यों के बीच छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देता है। फिर इन बचतों को बैंक में जमा किया जाता है। बैंक के जिस खाते में यह राशि जमा की जाती है वह खाता समूह के नाम होता है, जिसमें सामान्यतः एक समूह के सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 होती है। प्रायः इन समूह के सदस्य ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनकी पहुंच बैंक आदि वित्तीय संस्थाओं तक नहीं होती। इन समूहों ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन समूहों की बैंकिंग संबंधित गतिविधियों का उद्देश्य समाज के उन गरीब और पिछड़े व्यक्तियों को बैंकों से जोड़ना है जिनको अभी तक अनदेखा किया गया है। स्व सहायता समूह का उद्देश्य ग्रामीण वर्ग के लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एक मोबाइल बैंक की स्थापना की गई है। लक्ष्मी वाहिनी के नाम से यह संस्था एक गाड़ी में चलते फिरते बैंक का काम करती है। इसकी पूंजी 1 करोड़ रुपए है और इसका कार्य गांव-गांव जाकर ग्रामवासियों को विभिन्न प्रकार की बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना है। बांग्लादेश का ग्रामीण बैंक स्व सहायता समूह के माध्यम से बांग्लादेश में ग्रामीण बैंकों का एक ठोस तंत्र विकसित हुआ है। इन बैंकों में अब 60 लाख कर्जदार हैं, जो बांग्लादेश के 40,000 गाँवों में फैले हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत सन 1970 में मोहम्मद यूनुस द्वारा की गई थी। इसी कार्य के लिए मोहम्मद यूनुस को सन 2006 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बच्चों, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में एक और नाम चिट फंड का है और आप में से अधिकांश बच्चों ने यह नाम सुना भी होगा। वैसे चिट फंड योजनाएं दक्षिण भारत के राज्यों में काफ़ी लंबा इतिहास रहा है। दक्षिण भारत के गांवों में यह बहुत लोकप्रिय भी हैं। वहाँ यह संगठित और असंगठित दोनों रूपों में संचालित हैं। बच्चों, चिट फंड भारत में पाई जाने वाली एक प्रकार की बचत योजना है। इसमें निर्धारित संख्या में सदस्य बनाए जाते हैं। ये सदस्य पूर्व निर्धारित समय अंतराल के बाद एक निश्चित स्थान पर एकत्र होकर तयशुदा धनराशि एक स्थान पर एकत्रित करते हैं। फिर इस एकत्रित धनराशि की सभी सदस्यों के बीच नीलामी की जाती है और इस नीलामी में जो सदस्य सबसे ऊंची बोली लगाता है उसे एकत्रित धनराशि सौंप दी जाती है। बच्चों, अब इस अध्याय के अंत में हम बात करेंगे बैंकों के विभिन्न प्रकार की। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे वाणिज्यिक या व्यापारिक बैंक की। व्यापारिक बैंक या वाणिज्यिक बैंक वे बैंक होते हैं जो व्यापारिक उद्देश्यों के लिए अल्पकालीन ऋणों की व्यवस्था करते हैं। यह बैंक आम आदमी की जमा बचतों को स्वीकार करने एवं उन्हें ऋण देने के अलावा बैंकिंग संबंधी अन्य कार्य भी करते हैं। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के पश्चात वाणिज्य बैंकों के कार्यों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है। औद्योगिक बैंक किसी भी उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करने वाली संस्थाएं औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। वैसे ये बैंक उद्योगों को अपने पास से ऋण देने के अलावा अन्य स्रोतों से पूंजी प्राप्त करने में सहयोग देते हैं। बच्चों, भारत में औद्योगिक विकास बैंक, औद्योगिक साख एवं निवेश निगम एवं औद्योगिक वित्त निगम जैसी संस्थाओं की स्थापना
उद्योगों को वित्त व्यवस्था करने के लिए की गई है। तीसरा है विदेशी विनिमय बैंक। विदेशी मुद्राओं का लेन देन एवं विदेशी व्यापार के लिए वित्त एकत्रित करने वाली संस्थाओं को विदेशी विनिमय बैंक कहा जाता है। ये बैंक अपनी शाखाएं विदेशों में स्थापित करती हैं, जिससे विदेशी मुद्राओं का लेन देन का कार्य सरल हो जाता है। वर्तमान में ये विनिमय बैंक वाणिज्य बैंकों के समान बैंकों के अन्य कार्य भी करती हैं। चौथा नंबर है कृषि बैंक का। किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कृषि बैंकों की स्थापना की गई। इसके अंतर्गत कृषि वित्त की आवश्यकताओं की पूर्ति निम्नलिखित कृषि बैंकों द्वारा की जा रही है। पहला कृषि बैंक है कृषि सहकारी बैंक। कृषि सहकारी बैंक किसानों को अल्पकालीन ऋणों की सुविधाएं कम ब्याज की दर पर प्रदान करते हैं। बच्चों, भारत में सहकारी बैंकों की रचना त्रिस्तरीय है, जिसमें सबसे नीचे ग्राम स्तर पर प्राथमिक सहकारी साख समिति होती है और इन समितियों के ऊपर केंद्रीय सहकारी बैंक होते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर इन समितियों को ऋण देते हैं। इन केंद्रीय सहकारी बैंकों के ऊपर राज्य सहकारी बैंक होते हैं। ये राज्य सहकारी बैंक जिला सहकारी बैंक की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है और राज्य सहकारी बैंकों को जब ऋण संबंधी आवश्यकता होती है तो राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, इनकी मदद करता है। दूसरा है भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक किसानों को दीर्घकालीन ऋण देते हैं। यह बैंक भूमि में सुधार करने, कुआं खोदने, नलकूप लगाने, कृषि यंत्र खरीदने, ट्रैक्टर खरीदने जैसे कार्यों के लिए कम ब्याज पर 15 से 20 वर्ष तक की अवधि के लिए ऋण देते हैं। तीसरा कृषि बैंक है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई थी। इन बैंकों की स्थापना विशेषकर दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को बैंकिंग सुविधाएं पहुंचाने के उद्देश्य से की गई है। तो बच्चों, प्रमुख वित्तीय संस्थाओं में कृषि बैंक के अंतर्गत ये 3 बैंक थे: कृषि सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिन पर विस्तृत जानकारी अभी हमने आपको दी। चलिए अब हम बात करते हैं बैंक के अगले प्रकार की, जो है राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि विकास हेतु ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 जुलाई 1982 में की गई। इसे ही संक्षेप में नाबार्ड कहते हैं। यह बैंक भी अन्य बैंकों की भांति सुविधाएं प्रदान करता है। अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नाबार्ड भारत सरकार, विश्व बैंक तथा अन्य संस्थाओं से धन प्राप्त करता है। बच्चों, बैंकों के प्रकार में एक महत्वपूर्ण बैंक है रिजर्व बैंक, क्योंकि रिजर्व बैंक किसी भी देश की बैंकिंग प्रणाली की शीर्ष संस्था है। इस बैंक का जनता से कोई सीधा संबंध नहीं होता। देश की मुद्रा यानी मनी छापने का कार्य इसी बैंक द्वारा किया जाता है। यह बैंक सरकार की बैंकर भी होती है। सरकार के सभी प्रकार के खातों का हिसाब यही बैंक रखती है तथा आवश्यकता पड़ने पर यह सरकार को ऋण प्रदान भी करती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह बैंक बैंकों की भी बैंक है। अन्य सभी बैंकों को इसके आदेशों तथा नीतियों का पालन करना पड़ता है। भारत के केंद्रीय बैंक को ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। बच्चों, इस अध्याय के अंत में अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बैंक की। अंतर्राष्ट्रीय बैंक के अंतर्गत उन बैंकों को सम्मिलित किया जाता है जिनकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक समस्याओं को निपटाने तथा सदस्य राष्ट्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए की गई है। इस दिशा में सन 1945 में 2 संस्थाओं, विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की भी स्थापना की गई। तो बच्चों, आज इस अध्याय में हमने मुद्रा के संपूर्ण विकास के बारे में जाना और समझा कि देश की संपूर्ण आर्थिक वित्तीय प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। बच्चों, पाठ के अंत में आइए शब्दावली के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं से आपको अवगत कराते हैं। वस्तु विनिमय क्या है ये?
एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु प्राप्त करना या वस्तुओं की अदला बदली करना वस्तु विनिमय कहलाता है। मुद्रा। मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने एवं ऋणों का भुगतान करने के लिए स्वीकार की जाती हैं। पत्र मुद्रा वह कागजी मुद्रा है जिसे केंद्रीय बैंक द्वारा सरकार की साख के आधार पर जारी किया जाता है। परिवर्तनीय पत्र मुद्रा। जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तनीय होती है तब उसे परिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा। जब पत्र मुद्रा स्वर्ण या अन्य धातुओं में परिवर्तनीय नहीं होती तब उसे अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा कहा जाता है। साख मुद्रा। जारी करने वाली संस्था के आधार पर स्वीकार किए जाने वाले कागजी प्रपत्र जैसे चेक, बैंक ड्राफ्ट, क्रेडिट कार्ड, एटीएम कार्ड आदि। राष्ट्रीयकृत बैंक। वे बैंक जिन्हें सन 1969 एवं 1980 में सरकार ने अधिग्रहित किया, अब उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के रूप में जाना जाता है। विदेशी विनिमय। एक देश की मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा प्राप्त करना विदेशी विनिमय कहलाता है। निजी क्षेत्र के बैंक। जिन बैंकों का स्वामित्व निजी संस्थाओं या व्यक्तियों के हाथों में होता है उन्हें निजी क्षेत्र के बैंक कहा जाता है। नाबार्ड। इसका पूरा नाम राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक है। यह संस्था भूमि विकास बैंक, सहकारी बैंक, वाणिज्यिक बैंक आदि द्वारा कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु दिए गए ऋणों की प्रतिपूर्ति करती है। यह ग्रामीण एवं कृषि ऋणों से संबंधित एक शीर्ष संस्था है। बच्चों, इस अध्याय को विराम देने से पहले आप सभी को गृह कार्य हेतु यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको किताब से पढ़कर और उस पर अपनी एक समझ बनाते हुए लिखना है। ये प्रश्न निम्नलिखित हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न, प्राचीन काल में किन किन वस्तुओं का मुद्रा के रूप में प्रयोग किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, साहूकारी व्यवस्था के दोषों को बताइए। तीसरा प्रश्न है, मुद्रा की परिभाषा दीजिए। और चौथा प्रश्न है, व्यापारिक बैंक किसे कहते हैं। बच्चों, यहाँ कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आपको दिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आप मुद्रा के विकास पर एक लेख लिखिए और इसके साथ ही आप सभी को जब भी बैंक में जाने का मौका मिले तो वहाँ की कार्यप्रणाली को समझकर अपने शब्दों में ज़रूर लिखिए। तो बच्चों, आज इस अध्याय में हमने मुद्रा के संपूर्ण विकास के बारे में जाना और समझा कि देश की संपूर्ण आर्थिक वित्तीय प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये पाठ अच्छे से समझ में आया होगा और आप इस पर अपनी एक अच्छी समझ बनाएंगे। जय हिंद बच्चों।